सुजाता की जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन फिर भी सुजाता कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थी। होती भी कैसे, अगर लंबी उड़ान तय करने वाली चिड़िया के पंखों को काट कर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए, भले ही पिंजरा सोने या चांदी का हो, कैद तो तब भी रहेगी। और मात्र जीने के लिए उसे दाना पानी दिया जाए तो उस बेचारी का क्या हाल होगा, जरा सोचो। सुजाता खिड़की के पास खड़ी होकर लॉन में काम करते माली को देखने लगी। उसका छोटा सा खूबसूरत लॉन माली की मेहनत, देखभाल व ईमानदारी की कहानी कह रहा था। वह कहीं भी अपने काम में कोताही नहीं बरतता है। बड़े प्यार, बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत से एक एक पौधे को सहेजता है, खाद पानी डालता है, देखभाल करता है। गमलों में उगे पौधे जब बड़े होकर अपनी सीमाओं से बाहर जाने के लिए अपनी टहनियाँ फैलाने लगते हैं, तो उनकी काट छाँट कर उन्हें फिर गमले की सीमाओं में रहने के लिए मजबूर कर देता है। शायद माली नहीं चाहता कि उसका लगाया पौधा आकार प्रकार में इतना बड़ा हो जाए कि उस पर सबकी नज़रें पड़े और उसे उसकी छाया में बैठना पड़े। एक लंबी सांस खींचकर सुजाता खिड़की से हटकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई और उस लिफाफे को देखने लगी जो कुछ दिनों पहले डाक से आया था। वह कविता लिखती थी। स्कूल कॉलेज के ज़माने से अपने मनोभावों को जाहिर करने का यह माध्यम था उसके पास। अपनी कविताओं के शब्दों में खोती तो उसे किसी बात का ध्यान न रहता। उसकी कविताएं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में छपती थीं और कुछ कविताएं उसकी प्रसिद्ध साहित्य पत्रिकाओं में भी छप चुकी थी। साहित्य पत्रिकाओं में छपी उसकी कविताएं साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पा चुके लोगों की नज़रों में भी आ जाती थी। उसका कवि हृदय, कोमल भावनाएं और हर बात का मासूम पक्ष देखने की कला अक्सर उसके पति महेश के विपरीत स्वभाव से टकराकर चूर चूर हो जाती। उसके पति महेश को कविता लिखना खाली दिमाग की उपज लगती। किताबों का संग साथ उसे नहीं सुहाता था। शहर में हो रहे कवि सम्मेलनों में वह जाना चाहती तो महेश यह कहकर ना कर देता, क्या करोगी वहाँ जाकर, बहुत देर हो जाती है ऐसे आयोजनों में, और फिर घर का खाना पीना कौन बनाएगा। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं बाहर का खाना हाथ भी नहीं लगाता, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरा ख्याल रखो। और वैसे भी ये फालतू लोगों के काम है। तुम्हें कविता लिखने का इतना ही शौक है तो घर में बैठकर लिखो। उसके लिए यह सब खाली दिमाग व फालतू लोगों की बातें थी। जब कभी बाहर के लोग सुजाता की तारीफ करते तो महेश को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी। कहने को सब कुछ था उसके पास। बेटी इसी साल मेडिकल में इम्तिहान में पास होकर कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने चली गई थी। महेश की अच्छी नौकरी थी। एक पति के रूप में उसने कभी उसके लिए कोई कमी नहीं की, पर पता नहीं सुजाता के हृदय की छटपटाहट ख़त्म क्यों नहीं होती थी। क्या कुछ था जिसे पाना भी बाकी था। कौन सा फलक था जहां उसे पहुंचना था। उसे हमेशा लगता कि महेश ने भी एक कुशल माली की तरह उसे अपनी बनाई सीमाओं में कैद किया हुआ है। उससे आगे उसके लिए कोई दुनिया ही नहीं है। उससे आगे वह अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ा सकती। जब जब वह अपनी टहनियों को फैलाने की कोशिश करती, महेश एक कुशल माली की तरह काट छाँट कर उसे उसकी सीमा में रहने के लिए बाध्य कर देता। उसे ताज्जुब होता कि बेटी की तरक्की व शिक्षा के लिए इतना खुला दिमाग रखने वाला महेश पत्नी को लेकर एक रूढ़िवादी पुरुष क्यों बन जाता है। वह लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। पाया कि शहर में एक कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा था, जिसमें कई जाने माने कवि कवित्रियाँ शिरकत कर रहे थे और उसे भी उस आयोजन में शिरकत करने का मौका मिला था। पर उसे मालूम था कि जो महेश उसे शहर में होने वाले आयोजन में नहीं जाने देता, क्या वह उसे दूसरे शहर जाने देगा, जबकि वह शहर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। पर वह अकेली कभी गई ही नहीं। महेश ने भी कभी जाने ही नहीं दिया। महेश ना आसानी से खुद कहीं जाता था, न उसे जाने देता था। महेश की तरफ से हमेशा न सुनने की आदी हो गई थी वह, इसीलिए खुद ही सोच समझ कर सब कुछ दरकिनार कर देती। महेश से ऐसी बात करने की कोशिश भी ना करती, पर पता नहीं आज उसका मन इतना आंदोलित क्यों हो रहा था, क्यों हृदय तट बंध तोड़ने को बेचैन सा हो रहा था। हमेशा ही तो महेश की मानी है उसने, हर कर्तव्य पूरे किए, कहीं पर भी कभी कमी नहीं आने दी। अपना शौक भी बचे हुए समय में पूरा किया। क्या ऐसा ही निकल जाएगा सारा जीवन?
कभी अपने मन का नहीं कर पाएगी, और ऐसा भी क्या कर लेगी, क्या कुछ गलत कर लेगी। इसी उधेड़ बुन में वह बहुत देर तक बैठी रही। कुछ दिनों से शहर में पुस्तक मेला लगा हुआ था, वह भी जाने की सोच ही रही थी। उस दिन महेश के ऑफिस जाने के बाद वह तैयार होकर पुस्तक मेले में चली गई। किताबें देखना, किताबों से घिरे रहना उसे हमेशा सुकून देता था। मेले में वह एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर अपनी पसंद की कुछ किताबें ढूंढ रही थी। एक स्टॉल पर प्रसिद्ध कवि व कवित्रियों के कविता संकलन देखकर वह ठिठक कर किताबें पलटने लगी। सुजाता। एकाएक अपना नाम सुनकर उसने सामने देखा तो कुछ खुशी, कुछ ताज्जुब से सामने खड़े विजय को देखकर चौंक गई। विजय, तुम यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं होगे तो कौन होगा? सुजाता हंसकर बोली। अभी भी कागज कलम का साथ नहीं छूटा? रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में? क्यों, तुम्हारा छूट गया क्या? विजय भी हंस पड़ा। लगता तो नहीं, वरना पुस्तक मेले में कविता संकलन के पृष्ठ पलटते ना दिखती। मैं तो चंडीगढ़ में ही रहती हूँ, पर तुम दिल्ली से चंडीगढ़ में कैसे? हाँ, बस ऑफिस के काम से आया था एक दिन के लिए। मेरी भी किताबें लगी हैं सुधा पब्लिकेशन हाउस के स्टॉल पर। फ़ोन पर बताया था उन्होंने, इसीलिए समय निकाल कर यहाँ आ गया। किताबें? सुजाता खुशी से बोली। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे उपन्यास भी छप चुके हैं, और वह भी इतने बड़े पब्लिकेशन हाउस से। पर किस नाम से लिख रहे हो? किस नाम से क्या मतलब? रमेश आचार्य के नाम से ही लिख रहा हूँ। ओह, मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? पता होता तो किताबें पढ़ती तुम्हारी। तुमने ध्यान ही कब दिया? अपनी ही बोली गई बात को अपनी हंसी में छिपाता हुआ विजय बोला। सुजाता ने विजय की बात को लगभग अनसुना सा कर दिया। बहुत दिनों बाद मिले हैं, चलो चलकर थोड़ी देर कहीं बैठते हैं। सुजाता चलते चलते बोली। और किस किस से संपर्क में हो कॉलेज के समय के दोस्तों में से? बस शुरू में तो संपर्क था कुछ दोस्तों से, समय के साथ सब खत्म हो गया। और अपनी सुनाओ सुजाता, तुम तो कितनी अच्छी कविताएं लिखती थी, कहाँ तक पहुँच गया तुम्हारा लेखन? कितने संकलन छप चुके हैं? एक भी नहीं। गृहस्थी के साथ यह सब कहाँ हो पाता है। बस छिटपुट कविताएं यहाँ वहाँ पत्रिकाओं में छपती रहती हैं, कुछ साहित्य पत्रिकाओं में भी छपी हैं। वह विजय से नज़रें चुराते हुए बोली। जब मैं नौकरी के दौरान लिख सकता हूँ तो तुम गृहस्थी के साथ क्यों नहीं? बस शायद यही फ़र्क है स्त्री पुरुष का। स्त्री घर के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देती है, जबकि पुरुष का समर्पण आंशिक रूप से ही रहता है। यह तो सरासर इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर, विजय हंसता हुआ बोला। मैं भी गृहस्थी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ, पर फिर भी पत्नी के लिए पति एक सीमा रेखा तो खींच ही देता है। उसका शौक पति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। पौधे को अगर जड़ें फैलाने को ही ना मिले तो मजबूती कहाँ से आएगी विजय? पौधों को अगर गमले की सीमाओं में पनपने के लिए ही बाध्य कर दिया जाए तो वह अपनी प्रवीणता कैसे प्राप्त करेगा? परिंदे अगर पिंजरे के बाहर पंख ना फैला पाए तो फिर? सुजाता ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। सुजाता बात टालने की गरज से बोली। बैंक में जॉब करता हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी है। और तुम्हारे बच्चे? मेरी बेटी ने इसी साल कानपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है। वाह, इतनी बड़ी बेटी कब हो गई तुम्हारी? तुम भूल रहे हो विजय कि मेरा विवाह ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही हो गया था। कैसे भूल सकता हूँ वह सब? विजय एक लंबी सांस खींचकर बोला। अचानक गायब हो गई थी ग्रुप से। विजय का स्वर संजीदा हो गया। पीछे मुड़कर भी ना देखा। शादी के बाद ऐसा ही होता है, नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं और नए अपने भी बन जाते हैं। विजय लगभग व्यंग करते हुए बोला। बहुत बोलना सीख गए हो विजय। हाँ, तब के कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे विजय और अब के विजय में बहुत फ़र्क भी तो है, उम्र का और रुतबे का भी। सुजाता बात पूरी करते हुए बोली। अब तो साहित्यकार भी हो, सफल इंसान भी हो ज़िंदगी में हर तरह से। क्यों, जलन हो रही है क्या? हाँ, हो तो रही है थोड़ी थोड़ी। दोनों हंस पड़े। नहीं सोना, सॉरी सुजाता, मैं तो वैसा ही हूँ अभी भी। सोना ही बोलो ना विजय, कॉलेज में तो मुझे इसी नाम से बुलाते थे। ऐसा लगता है वापस कॉलेज के प्रांगण में पहुँच गई हूँ मैं। थोड़ी समय तुम्हारे साथ उन बीती यादों को जी लूँ
जब दिल में सिर्फ भविष्य की मनभावन कल्पनाएं थी, ना कि अतीत की अच्छी बुरी यादों की सलीब। कवित्री हो, उसी भाषा में अपनी बात कहना चाहती हो। मैं कहता था ना, तुम्हें हमेशा की कविता में दिल की भावनाओं को जाहिर करना ज़्यादा आसान होता है बजाय कहानी के। लेकिन मुझे तो हमेशा लगता है कि गद्य पद्य से अधिक सरल होता है और पढ़ने वालों को कहने वाले की बात सीधे समझ में आ जाती है। सुजाता अपनी बात पर जोर डालकर बोली, नहीं सुना, कविता पढ़ने वाला जब कविता पढ़ता है तो बोली हुई बात उसे सीधे खुद के लिए बोली जैसी लगती है और कविता का भाव सीधे उसके दिल में उतर जाता है। फिर कविता में तुम कम शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात जाहिर कर सकती हो, लेकिन कहानी के पात्र जो कुछ बोलते हैं एक दूसरे के लिए बोलते हैं और बात पात्रों में उलझ कर रह जाती है। कभी कभी तो पूरी कहानी लिखकर लगता है कि जो कहना चाहते थे ठीक से कह ही नहीं पाए। चलो यही सही, बहुत समय बाद कोई मिला विजय, जिससे इस विषय पर ऐसी बातें कर पा रही हूँ। सुजाता मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा लगता है कि मैं अपनी तर्क शक्ति ही खो चुकी हूँ। हर बात मान लेने की आदत सी पड़ गई है। तर्क शक्ति तो सचमुच खो चुकी हो सोना, विजय हंसता हुआ बोला। कॉलेज के ज़माने में तो तर्क में तुमसे जीतना मुश्किल होता था और आज तुमने सरलता से हार मान ली। अब हार मानना सीख गई हूँ, तुमने तो जीतना शुरू कर दिया है। सुजाता हंसकर बात को हवा में उड़ाते हुए बोली, जब से ज़िंदगी में बड़ी हार से सामना हुआ है तब से जीतने की आदत डाल ली। सुजाता को लगा बहुत बड़ा मतलब है विजय के इस वाक्य का। बात को अनसुनी करते हुए बोली, कब तक हो चंडीगढ़ में, वापसी कब की है? बस कल जा रहा हूँ, वह उठता हुआ बोला। तुम 5 मिनट बैठो, मैं अभी आया, कहकर विजय चला गया। सुजाता उसे जाते हुए देखती रही। सचमुच कॉलेज के ज़माने की विजय और आज की विजय में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसका निखरा व्यक्तित्व उसकी सफलता की कहानी बिना कहे ही बयान कर रहा था। उसका हृदय कसक सा गया। 6 लड़के लड़कियों का ग्रुप था उनका। कॉलेज में मस्ती भी करते थे और खूब पढ़ते भी थे। विजय और वह दोनों ही पढ़ने लिखने के शौकीन थे। वह कविताएं लिखती थी और विजय कहानियाँ व लेख वगैरह लिखा करता था। विजय ने ही उसे उकसाया कि वह अपनी कविताएं पत्रिकाओं में भेजे और उसी की कोशिश से उसकी कविताएं पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। पढ़ने के लिए भी वे एक दूसरे को किताबें दिया करते थे, एक दूसरे को किताबें लेते देते, अपना लिखा पढ़ते पढ़ाते। कब वे एक दूसरे के करीब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। समान रुचियां उन्हें एक दूसरे के करीब तो ले गई, पर दोनों के दिलों में फूटी प्यार की कोंपलें अविकसित ही रह गई। सब कुछ अव्यक्त ही रह गया। उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से समझने का। वह विजय की आंखों में अपने लिए बहुत कुछ महसूस करती, पर कभी विजय ने कुछ कहा ही नहीं। वह भी जानती थी कि विजय अभी ग्रेजुएशन ही कर रहा है, वह भी इतनी दूर तक उसका साथ नहीं दे पाएगी। उसके पिता उसके विवाह की पेशकश करने लगे थे, इसीलिए उसने भी उसकी आंखों की भाषा पढ़ने की कोशिश नहीं की और फाइनल ईयर के इम्तिहान से पहले ही उसका विवाह तय हो गया। उसने जब अपने विवाह का कार्ड अपने ग्रुप को भेजा तब सभी चहकने लगे, उसे छेड़ने लगे, लेकिन विजय हताश खोया खोया सा उसे देख रहा था, जैसे उसके सामने उसका सारा संसार लूट गया हो और वह कुछ नहीं कर पा रहा। इम्तिहान के बाद उसका विवाह हो गया और उन दोनों के दिलों में सब कुछ अव्यक्त अनकहा ही रह गया। महेश से विवाह हुआ तो महेश एक अच्छे पति थे, एक अच्छे पिता थे, पर ठीक उस माली की तरह वे उसे प्यार से सहेजते, देखभाल करते, पर सीमाओं में बांधे रखते। पति से अलग जाने की, अलग सोचने की उसकी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो गई। उसका लेखन बस थोड़ा बहुत इधर उधर पत्रिकाओं तक ही सीमित रह गया। तभी किताबें हाथ में उठाए विजय सामने से आता दिखाई दिया। ये सब क्या है? मेरी किताबें हैं और कुछ तुम्हारी पसंद के प्रसिद्ध कवि और कवित्रियों के संकलन हैं, तुम्हारे लिए पैक करवा लाया हूँ। वह बैग उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। ओ थैंक्स विजय। वह विजय को देख रही थी, सोचने लगी, भूख क्या सिर्फ शरीर या पेट की ही होती है? मानसिक और दिमागी भूख भी तो एक भूख है जिसे हर कोई शांत नहीं करता। क्यों इतने बेमेल जोड़े बन जाते हैं? विजय और उसके बीच एक मजबूत दिमागी रिश्ता है जो किताबों से होता हुआ एक दूसरे तक पहुंचता है। क्या सोच रही हो?
विजय उसकी आंखों के आगे हथेली लहराता हुआ बोला। कुछ नहीं, वह संभल कर बैठते हुए बोली। तुम्हारी पत्नी को तो बहुत गर्व होता होगा तुम पर। उसे भी पढ़ने लिखने का शौक है क्या? उसे स्वेटर बुनने का शौक है। विजय ठहाका मारकर हंसता हुआ बोला। हम तीनों को उसी के बुने हुए स्वेटर पहनने पड़ते हैं। यह सुनकर वह भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सोना, कभी कॉलेज का समय याद नहीं करती तुम? कभी दोस्तों की याद नहीं आती? विजय की आवाज़ एकाएक गंभीर हो गई थी। सुजाता ने नज़रें उठाकर विजय के चेहरे पर टिका दी। कितना कुछ था उन निगाहों में पढ़ने के लिए, कितने भाव उतर आए थे, पर उन भावों को तब ना पढ़ा। अब तो वह पढ़ना भी नहीं चाहती थी। आती है विजय, क्यों नहीं आएगी भला दोस्तों की याद। यादें तो इंसान की सबसे बड़ी धरोहर होती है, कहकर सुजाता उठ खड़ी हुई। चलती हूँ विजय, समय ने चाहा तो इसी तरह किसी पुस्तक मेले में फिर मुलाकात हो जाएगी। सोना, विजय भी उठ खड़ा हुआ। कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। उसके चेहरे पर निगाहें टिकाता हुआ वह बोला। दोबारा ऐसी सोना से नहीं मिलना चाहता हूँ मैं। कहाँ खो गई है वह सुजाता, जिसके होठों से ही नहीं, चेहरे और आँखों के हाव भाव से भी कविता बोलती थी। सोना, अगर पौधा गमले की सीमाएं तोड़कर जड़ें जमीन की तरफ फैलाने की कोशिश नहीं करेगा तो माली पौधे की बेचैनी कैसे समझेगा? परिंदा उड़ने के लिए पंख फैलाने की कोशिश नहीं करेगा, पंख नहीं फड़फड़ाएगा तो दूसरे तक उसकी फड़फड़ाहट पहुँचेगी कैसे? कोशिश तो खुद ही करनी पड़ती है। सोना, परिस्थितियों से हार मत मानो। वह क्षण भर रुक कर फिर बोला। मैं यह नहीं कहता कि जिंदगी को उलट पुलट कर रख दो, अपनी गृहस्थी को आग लगा दो या अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दो, पर अपने पंखों को विस्तार देने की कोशिश तो करो। कितनी बार रोक सकेगा कोई तुमको? अपनी जड़ों को फैलाने की कोशिश तो करो। बढ़ने दो टहनियों को। कितनी बार काटेगा माली? थक जाएगा वह भी। कोई साथ नहीं देता तो अकेले चलो सोना। तुम्हें चलते देख साथ चलने वाला साथ चलने लगेगा। सुजाता एकटक विजय का चेहरा देख रही थी। सोना, कवि सम्मेलनों में शिरकत करो, बाहर निकलो, अपनी कविताओं का संकलन छपवाने की दिशा में प्रयास करो। कवि सम्मेलनों में दूसरे कवि कवित्रियों से मिलने जुलने से तुम्हारे लेखन को विस्तार मिलेगा, नया आयाम मिलेगा, तुम्हारा लेखन बढ़ेगा, विचार बढ़ेंगे, प्रेरणा मिलेगी और जानकारियाँ बढ़ेंगी तुम्हारी। और मुझसे कोई मदद चाहिए तो निसंकोच कह सकती हो, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी किताबों के पीछे मेरा फ़ोन नंबर व पता लिखा है, जब चाहे संपर्क कर सकती हूँ। मेरी बात याद रखना सोना, तुम्हारा शौक़ व जुनून तुम्हें खुश व जिंदा रखता है, स्वस्थ रखता है। अभिनय, नृत्य, संगीत, गाना, लेखन, ये सब विधाएं कला है, हुनर है जो प्रकृति दत्त है। यह हर किसी को नहीं मिलती। ये सब कलाएं नियमित अभ्यास से ही फलती फूलती व निखरती हैं। यह नहीं कि जब कभी पात्र भर जाए, मन आंदोलित हो जाए तो थोड़ा सा छलक जाए, बस उसके बाद चुप बैठ जाऊं। किसी भी कला से लगातार जुड़े रहने से कला को विस्तार मिलता है, लिखते रहने से नए विचार मिलते हैं। अपने शौक़ को मारना मरने जैसा है, खुद को मत मारो सोना। मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी विजय। सुजाता किसी तरह बोली। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उसने किताबों का बैग उठाया और जाने के लिए पलट गई। थोड़ी दूर गई, विजय उसे जाता हुआ देख रहा था। एकाएक कुछ सोचकर सुजाता पलटकर वापस विजय के पास आ गई। मुझे माफ़ कर देना विजय, दरअसल उम्र का वह वक्त ही ऐसा होता है जब हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। आंसू छलक आए विजय की आंखों में। सुजाता की हथेली अपने हाथों में लेकर थपक दी उसने। नहीं सोना, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? मैं भी तो कुछ नहीं बोल पाया था तब। बहुतों के साथ ऐसा हो जाता है, जिनके दिल का एक कोना अनकहा, अव्यक्त और कुंवारा ही रह जाता है। सब कुछ बेमेल और उलझा सा हो जाता है जीवन में। दोनों ने एक दूसरे को एक बार भरी आंखों से निहारा। सुजाता पलटी और चली गई। विजय सजल धुंधलाती निगाहों से उसे जाते देखा। समान रुचि वाले दो इंसान हमसफ़र क्यों नहीं बन पाते? उसने लंबी सांस खींचकर अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को जोर से दबाकर आंसू पोंछ डाले। सुजाता घर पहुंची तो महेश ऑफिस से आ चुका था। क्या यार, बहुत देर कर दी तुमने। मैंने फ़ोन भी मिलाया था, पर तुम मोबाइल घर पर ही छोड़ कर गई थी। हद है। हाँ, भूल गई थी, सुजाता व्यस्त भाव से बोली। यह क्या उठा लाई हो?
उसके हाथों में बैग देखकर महेश बोले, किताबें हैं, पुस्तक मेले से खरीदी हैं। वह किताबें बाहर निकालकर मेज पर रखती हुई बोली। महेश ने एक उड़ती हुई नज़र किताबों पर डाली। सुजाता जानती थी कि महेश की किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसकी बेरुखी पर उसे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। वह किचन में गई, 2 कप चाय बनाकर ले आई और महेश के सामने बैठ गई। महेश, मैं कल देहरादून जा रही हूँ 2 दिनों के लिए। क्या? क्यों? किस लिए? क्या मतलब? किसके साथ? महेश उसे घूरने लगा। इतने सारे क्या, क्यों, किस लिए महेश? वह मुस्कुराई, ठंडे स्वर में बोली, वहाँ एक कवि सम्मेलन है, मुझे भी निमंत्रण आया है। वह निमंत्रण पत्र उसके हाथों में पकड़ाते हुए बोली, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? कवि सम्मेलनों में ऐसा क्या हो जाता है? वह तल्ख स्वर में बोला, यहाँ भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, तब तो तुम नहीं गई। वही गलती हो गई महेश, पर कल मैं जा रही हूँ। जहाँ तक साथ की ज़रूरत है तो हमारी कुंवारी खूबसूरत जवान बेटी कानपुर से चंडीगढ़ अकेली आती जाती हैं, तब तुम नहीं डरते। मेरे लिए इतना डरने की क्या ज़रूरत है? किसी एक दिन तो कोई काम पहली बार होता ही है, फिर आदत पड़ जाती है। यह कहकर सुजाता उठ खड़ी हुई और कमरे में जाकर अपना बैग तैयार करने लगी। महेश चुप खड़ा सुजाता की कही बातों को सोचता रह गया। इतनी मजबूती से सुजाता ने अपनी बात पहले कभी नहीं कही थी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर महेश के लिए सभी तैयारियां कर खुद भी तैयार हो गई। अपना बैग लेकर बाहर आई तो लॉबी में महेश खड़ा था। तुम कहाँ जा रहे हो? वह आश्चर्य से बोली, तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। कैसे जाओगी? पहले बताती तो मैं भी देहरादून चलता तुम्हारे साथ। महेश की आवाज़ धीमी व पछतावे से भीगी हुई थी। महेश की भीगी आवाज़ से उसका दिल भर आया। उसका हाथ सहलाते हुए बोली, नहीं महेश, इस बार तो मैं अकेले ही जाऊंगी। अब तो इधर उधर आती जाती रहूंगी। कितनी बार जाओगे तुम मेरे साथ? मैंने ऑटो वाले को फ़ोन कर दिया था, वह बाहर आ गया होगा गेट पर। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मोबाइल पर बात करते रहेंगे। और सुजाता निकल गई। बाहर लॉन में देखा तो माली काम कर रहा था। आज बहुत जल्दी आ गए माली, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब, इस पौधे की जड़ों ने गमला तोड़ दिया है नीचे से और जड़ें बाहर फैलने लगी हैं। अभी तक यह पौधा 4 गमले तोड़ चुका है, इसीलिए मैंने थक हार कर इसे ज़मीन पर लगा दिया है। लगता है अब यह गमले में नहीं रुकेगा। माली बड़बड़ा रहा था और वह खुशी से उस पौधे को देख रही थी जो ज़मीन पर लगकर लहरा व इठला रहा था। वह भी अपने अंदर एक नई सुजाता को जन्म लेते महसूस कर रही थी, जो अपनी जड़ों को मजबूती देगी और टहनियों को विस्तार देगी। यह सोचकर उसने गेट खोला और एक नई उमंग के साथ बाहर निकल गई। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।